सो हेलो गाइज, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के अपने चैनल बी आर उदय क्लासेस पे। और दोस्तों, अगर आप लोग 2024 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आप सभी को पता है कि अब एग्ज़ाम में ज़्यादा समय रह ही नहीं गया है। 2 या फिर 3 महीना मुश्किल से आपके एग्ज़ाम में रह गया है। तो इसी को देखते हुए हम लोगों ने आपके लिए एक नए सीरीज का शुरुआत किया है। सीरीज का नाम है सब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज। इसमें हम आपको क्लास 10th के लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय के सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग को करा देंगे। और ये इस सीरीज का हमारा डे 1 होने वाला है, यानी कि पहला दिन है। और पहले दिन हम लोगों ने साइंस सब्जेक्ट को लिया है, बाकी अलग अलग सब्जेक्ट को हम लोग अलग अलग दिनों के अंदर करते रहेंगे। तो आज हम लोग साइंस को करेंगे। साइंस के अंदर आप सभी को पता है कि फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है और बायोलॉजी होता है। तो इन तीनों सब्जेक्ट को मिला करके हम लोगों ने आपको आज के इस वीडियो के अंदर 25 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक और बात, अगर आपको ये सीरीज पसंद आए तो इसको जरूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो इस सीरीज का है वो आपसे ये कहता है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं ये आपसे पूछा गया है। और इसका आंसर ऐसे है कि जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण या चमकदार तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए तो इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर लगभग सभी छात्र को पता होगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है। उसका देखिए दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, इनके नियमों को लिखिए। तो आंसर ऐसे है कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। ये ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो आप लोग कहना 2 नियम है। और जो कि निम्नलिखित है, यानी कि नीचे लिखा गया है। पहला नियम ये है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल तल पर होता है। तो देखिए, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या है। तो पहला नियम यह है कि जो आपतित किरण होता है और जो परावर्तित किरण होता है, साथ ही जो अभिलंब होता है, ये तीनों क्या होता है, तो एक ही समतल तल पे होता है। उसके बाद इसके दूसरे नियम को देखिए। दूसरा नियम आपसे ये कहता है कि आपतन कोण यानी कि कोण आई जो होता है, ये परावर्तन कोण यानी कि कोण आर के मान के बराबर होता है। मतलब जितना मान इसका होगा उतना ही मान इसका होगा। ये भी काफी सिंपल सा नियम है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है ये फिजिक्स के चैप्टर 1 से सारा का सारा क्वेश्चन लिया गया है। तो इसका आंसर आप लोग देखिए। क्वेश्चन ये है कि किरण पुंज किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, इनके नाम लिखिए। तो इसका आंसर है कि प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अपसारी किरण पुंज, दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज और तीसरा होता है समांतर किरण पुंज। तो ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, ये आप लोग को आसानी से समझ में आ चुका होगा। उसका अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इसके प्रकारों के नाम लिखिए। तो प्रतिबिंब आपसे पूछा गया है और इसका आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है कि किसी बिंदु स्रोत से निकली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आपस में मिलती है या फिर जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब यानी कि इमेज कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। तो ये भी समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसका आंसर उतना ही आसान है। उसका अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि आभासी प्रतिबिंब यानी कि जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है और वास्तविक प्रतिबिंब, इन दोनों में अंतर स्पष्ट करें। तो हमें दोनों प्रतिबिंबों में अंतर बताना है कि क्या होता है दोनों का अंतर। तो आंसर यहाँ पे दिया गया है कि वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्न अंतर है। पहला अंतर ये होता है कि वास्तविक प्रतिबिंब प्रकाश के किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब उसके पथ को आगे बढ़ाने पर बनता है। तो देखिए, पहला डिफरेंस ये है कि जो वास्तविक यानी कि जो रियल इमेज होता है, ये प्रकाश के किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। वही जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, ये उसके पथ को आगे बढ़ाने पर हमें बनता है। उसके बाद इसका दूसरा डिफरेंस ये है कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तीसरा डिफरेंस ये है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया
किया जा सकता। तो ये 3 डिफरेंस हो गए। अब देखिए छठे क्वेश्चन को, ये सब फिजिक्स का क्वेश्चन है, आगे केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन मिलेगा और बायोलॉजी का भी क्वेश्चन मिलेगा। एक और बात, इसको जितना हो सके आप लोग जो भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट को ये पता लग सके। तो छठा क्वेश्चन ये आपसे कहता है कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर है कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है। यह 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो ये भी एक आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है कि अवतल दर्पण वैसा गोलीय दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है, वहीं उत्तल दर्पण वैसा गोलीय दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा होता है। तो ये आपने पढ़ा होगा कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं और अवतल दर्पण किसे कहते हैं। अगला देखिए 8 नंबर क्वेश्चन को। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f में क्या संबंध है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल में ही पूछा जाता है। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f वक्रता त्रिज्या यानी कि r की आधी होती है, अर्थात ये जो f है ये f = r/2 होता है। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा भी होगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपसे ये कहता है कि वाहनों के पश्चिम दृश्य में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों होता है। तो देखिए गाड़ी यानी कि जो वाहन होता है उसका जो पीछे देखने वाला दर्पण यानी कि जो शीशा होता है उसमें हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछता है कि बताइए कि उसमें हम लोग उसी का यूज क्यों करते हैं। तो इसका आंसर देखिए, आंसर कुछ ऐसे है कि वाहनों के पश्चिम दृश्य में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण की दृश्य क्षमता अधिक होती है। इसमें वस्तु का छोटा काल्पनिक तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए हमने सीधे सीधे यह बता दिया कि जो गाड़ी है उसमें हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है इसकी दृश्य क्षमता यानी कि देखने की जो क्षमता होती है वो अधिक होती है। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो छोटा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है, जिससे हमें प्रतिबिंब को देखने में आसानी होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपसे ये कहता है कि एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 का क्या मतलब है। तो देखिए समतल दर्पण द्वारा जो आवर्धन उत्पन्न होता है वो कितना होता है, तो +1 होता है। तो वही आपसे पूछ रहा है कि ये जो +1 है इसका मतलब क्या होता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। आंसर कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है कि समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 में जो 1 होता है, 1 का मतलब क्या होता है, तो 1 का मतलब होता है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है। तो +1 में 1 का मतलब ये होता है कि प्रतिबिंब का जो साइज है ये वस्तु के साइज के बराबर है। और इसमें जो प्लस का चिन्ह होता है उसका मतलब ये होता है कि प्रतिबिंब सीधा है, मतलब प्रतिबिंब टेढ़ा नहीं है। तो दोनों आपको समझ में आ गया कि 1 का मतलब होता है वस्तु का आकार के बराबर है और प्लस का मतलब होता है कि प्रतिबिंब सीधा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से आप लोग का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। और केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का क्वेश्चन क्या क्या है, तो केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का जो क्वेश्चन आपसे लिया गया है, पहला क्वेश्चन आपसे ये लिया गया है कि रासायनिक समीकरण क्या है। और इसका आंसर दिया गया है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत और सूत्रों के द्वारा उनका संक्षिप्त निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो देखिए रासायनिक समीकरण आपसे पूछा गया है और रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो किसी भी अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेते हैं उनके संकेत और उनके सूत्रों के द्वारा अगर आप लोग उनका संक्षिप्त निरूपण कर देते हो तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए केमिस्ट्री का जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपसे ये कहता है कि संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। और आंसर दिया गया है कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें भाग लेने वाले प्रत्येक पदार्थों की परमाणु संख्या तीर चिन्ह के दोनों ओर यानी कि दाएं ओर और बाएं ओर समान हो उसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो देखिए एक ऐसा समीकरण जिसमें जितने भी पदार्थ भाग ले रहे हैं उन पदार्थों की परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर जो है वो तीर चिन्ह के दाएं और बाएं दोनों ओर क्या रहे, एकदम बराबर यानी कि समान रहे, तो उसे हम लोग संतुलित समीकरण कहते हैं।
अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित क्यों किया जाता है। तो देखिए जनरल फॉर्म में जो समीकरण होते हैं वो असंतुलित होते हैं, लेकिन असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित में बदलते हैं। तो ये आपसे पूछा गया है कि आखिर उसको संतुलित क्यों किया जाता है, और इसका आंसर दिया गया है कि द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के अनुसार हम जानते हैं कि द्रव्यमान को न ही नष्ट किया जा सकता है और न ही द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है। तो अगर हम लोग रासायनिक समीकरणों को संतुलित न करें तो यह द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का पालन नहीं करता है, अतः हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। तो देखिए द्रव्यमान संरक्षण एक सिद्धांत है और यह सिद्धांत हमें यह कहता है कि आप जो द्रव्यमान होता है उसको न तो आप नष्ट कर सकते हो मतलब खत्म कर सकते हो, और न ही आप लोग उसे उत्पन्न कर सकते हो। तो अगर इसी आधार पे हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करना छोड़ दे यानी कि उसको संतुलित न करें तो द्रव्यमान संरक्षण का जो सिद्धांत है ये इस सिद्धांत का पालन नहीं करता है, और हम चाहते हैं कि वह इस सिद्धांत का पालन करे, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं उसको संतुलित कर देते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। तो इसका आंसर है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके भिन्न गुण वाले एक या फिर एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करे, तो इसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए संयोजन शब्द का मतलब होता है जुड़ना यानी कि प्लस होना, और अभिक्रिया का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे। तो एक ऐसा अभिक्रिया जिसमें दो या फिर दो से अधिक पदार्थ क्या करे तो परस्पर संयोग करे मतलब परस्पर जुड़ करके एक भिन्न गुण वाला मतलब एक अलग गुण वाला एक या फिर एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करे, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन केमिस्ट्री से आपसे यह पूछा गया है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर है कि ये दोनों अभिक्रिया एक दूसरे के विपरीत है। सबसे पहले ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में जानते हैं। तो ये एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसके घटने के दौरान ऊष्मा का ह्रास यानी कि ऊष्मा की कमी होती है, उसे हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके घटित होने के दौरान ऊष्मा उत्सर्जित हो यानी कि ऊष्मा निकले या फिर ऊष्मा का योग हो, उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ये दोनों क्या है तो एक दूसरे की उल्टी अभिक्रिया है। एक में ये होता है कि अगर ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगा तो जो ऊष्मा का जो है वो ह्रास होगा यानी कि ऊष्मा की कमी होगी। वही जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है अगर ये अभिक्रिया हो रहा है इसका मतलब ये है कि जो ऊष्मा है वो उत्सर्जित होगा यानी कि ऊष्मा बढ़ेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे अभिक्रिया है, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अब यहाँ से बायोलॉजी का क्वेश्चन शुरू हो रहा है और बायोलॉजी के चैप्टर 1 से हमने क्वेश्चन लिया है। तो चैप्टर 1 का पहला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, और इसका आंसर है कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण हो उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। इसको दूसरी भाषा में आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का इस धरती पर जीवित रहना पॉसिबल हो पाता है उसे हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। उसके बाद देखिए दूसरे नंबर क्वेश्चन को। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। तो देखिए पोषण मतलब होता है भोजन करना, तो भोजन यानी कि जो पोषण होता है वो जीव के लिए क्यों आवश्यक है। अगर पोषण ना हो तो जीव कैसे रहेगा ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है कि जीवों में पोषण अनिवार्य है क्योंकि जीवों के टूटे फूटे कोशिका की मरम्मत और विभिन्न प्रकार के दैनिक कार्यों के संपादन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है एवं ऊर्जा हमें पोषण से प्राप्त होता है, अतः जीवों में पोषण अनिवार्य है। तो देखिए इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि जितना भी जीव मतलब जितना भी जीव धरती पर है उसमें पोषण अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है तो आप सभी जानते हो कि जीव जो होते हैं वो कोशिका से बने होते हैं और उनके गिरने पड़ने पर या फिर चोट लगने पर क्या होते हैं तो कोशिका टूट फूट जाते हैं। तो उन टूटे फूटे कोशिकाओं की मरम्मत के लिए और दिन भर में जीव जो लोग होते हैं वो बहुत सारे काम करते हैं, तो उन सभी दैनिक कार्यों के संपादन के लिए हमें ऊर्जा यानी कि एनर्जी की जरूरत होती है। और ये जो ऊर्जा यानी कि एनर्जी है ये हमें पोषण से ही तो प्राप्त होता है। तो अगर पोषण न करेगा तो न ऊर्जा मिलेगा, न लोग कोई काम कर पाएगा, न ही उसकी कोशिका की मरम्मत
कीमत होगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो पोषण है ये सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपसे ये कहा गया है कि पोषण की परिभाषा लिखिए। तो पोषण क्या होता है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है कि जीवों द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। तो देखिए इतना तो आप लोग जानते हो कि भोजन करते हो, मतलब आप लोग जो भी खाते हो भोजन तो करते ही होंगे। तो जितना भी जीव भोजन करते हैं उसको हम लोग पोषक तत्व बोलते हैं, और भोजन करके उसको पचा करके उसका उपयोग करना ही क्या कहलाता है, पोषण कहते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपसे ये कहता है कि प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, और इसका आंसर है कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। इस प्रक्रम में पौधे वायुमंडल से CO2 गैस, जड़ के द्वारा जल एवं सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन तैयार करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में पूछा गया है, तो आप लोग सीधा कहिएगा कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है वह प्रक्रम या फिर वह क्रिया होता है जिसके द्वारा जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं ये अपना भोजन तैयार करते हैं। अब इसमें वो लोग क्या करते हैं, तो इसमें जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं ये क्या करते हैं, तो ये वायुमंडल से ऑक्सीजन CO2 गैस को ले लेते हैं और अपने जड़ के द्वारा जल को ले लेते हैं। सूर्य का प्रकाश इनको ऑटोमेटिक मिल जाता है, और जो क्लोरोफिल होता है ये इनके पत्तियों के अंदर ऑलरेडी पाया जाता है। तो इन चारों के सहायता से वो क्या करते हैं, अपने भोजन को तैयार करते हैं, वो हम लोग पे आश्रित नहीं होते हैं। उसके बाद अगला 5 नंबर क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया है कि हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, और इसका आंसर है कि हमारे अमाशय में जठर रस बनता है, उसी जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जिसको हम लोग HCl बोलते हैं। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, तो ये पेप्सिन नामक एंजाइम को सक्रिय पेप्सिनोजेन में बदल देता है जो भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर उसका पाचन करता है। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कीटनाशक के रूप में भी कार्य करता है जो बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। तो देखिए हमारा जो पेट यानी कि जो हमारा मतलब बोल सकते हो कि जो हमारा अमाशय है उसमें क्या होता है, जठर रस बनता है, और जठर रस में क्या पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये करता है कि जो पेप्सिन नाम का एंजाइम होता है इसको ये करता है सक्रिय पेप्सिनोज में बदल देता है। अब जैसे ही ये सक्रिय पेप्सिनोज में बदलता है तो ये भोजन के प्रोटीन पर काम करना शुरू कर देता है, और काम कर करके क्या करता है, तो उसका पाचन करता है। और प्रोटीन का पाचन करने के अलावा भी ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये कीटनाशक के रूप में काम करता है और बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। तो ये समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मृतजीवी पोषण क्या है। तो सिंपल सा इसका आंसर है कि मृतजीवी पोषण का वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन मृत प्राणियों के शरीर से घुलित कार्बनिक के रूप में प्राप्त करते हैं। तो देखिए मृतजीवी पोषण क्या है, तो ये परपोषण का एक विधि होता है, और इसके अंतर्गत जो भी जीव आते हैं ये अपने भोजन को कैसे प्राप्त करते हैं, तो जो भी मरा हुआ जीव है उसके शरीर में जाते हैं और शरीर से चिपक जाते हैं और उसके शरीर से घुलित कार्बनिक के रूप में अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। ये मुख्य रूप से बैक्टीरिया वगैरह छोटे छोटे कवक वगैरह में पाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि पाचन एंजाइम का अर्थ क्या है। तो आंसर है कि पाचक ग्रंथियों से स्रावित पाचक रस में पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं। अलग अलग पाचक ग्रंथि से अलग अलग पाचक एंजाइम का स्रावन होता है। पाचक एंजाइम भोजन को विभिन्न पोषक तत्वों को जटिल रूप से सरल रूप में परिवर्तित करते हैं। तो देखिए पाचक एंजाइम जो होता है इसका मुख्य काम यही है कि जो पोषक तत्व का जटिल रूप है उस पर काम करके उसको सरल रूप में परिवर्तित करना, और जब ये सरल रूप में परिवर्तित हो जाता है तो हम लोग उसको अच्छे तरीके से पचा पाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि पित्त क्या है, मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है। तो पित्त क्या होता है ये आपसे पूछा गया है, और मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है। तो आंसर है कि पित्त यकृत द्वारा स्रावित होने वाला एक क्षारीय रस है जो अमाशय से ग्रहणी में आए अम्लीय कायम को क्षारीय बनाती है जिससे उनका पाचन आगे हो पाता है। इसके साथ ही पित्त भोजन के वसा के बड़े अणु को सरल अणु में खंडित करता है, मतलब तोड़ता है। उसके बाद देखिए 9 नंबर
क्वेश्चन को, तो 9 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि विषमपोषी, जिसको आप लोग परपोषी भी बोलते हो, तो परपोषी पोषण से आप क्या समझते हैं, यानी कि परपोषी पोषण क्या होता है। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम में, तो इसका आंसर है कि विषमपोषी पोषण पोषण का वह विधि है जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करके भोजन अपने भोजन के लिए अन्य जीवों से प्राप्त करता है। यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वपोषण, ये स्वपोषण तो यहाँ पे नहीं हो सकता है। पहला होता है यहाँ पे परपोषण, दूसरा होता है मृतजीवी पोषण और तीसरा होता है प्राणी संपोषण। तो ये स्वपोषण को हटा करके आप लोग परपोषण कर लीजिए। उसके देखिए आज का जो आपका 25 नंबर यानी कि लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि स्वपोषण के लिए आवश्यक पदार्थ कौन कौन है। तो ये इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ क्या है, तो दोनों का एक ही आंसर होगा, स्वपोषण पूछे तो या फिर प्रकाश संश्लेषण पूछे तो। आंसर आप लोग ऐसे दीजिएगा कि स्वपोषण के लिए आवश्यक पदार्थ निम्नलिखित है। पहला पदार्थ है क्लोरोफिल की उपस्थिति, दूसरा चीज है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिसको आप लोग CO2 के नाम से जानते हो, तीसरा है जल जिसका सूत्र होता है H2O और चौथा और लास्ट पदार्थ है सूर्य की प्रकाश। तो अगर ये 4 पदार्थ कहीं पे भी उपस्थित है तो उसमें स्वपोषण पाया जाता है और स्वपोषण मुख्य रूप से हरे पेड़ पौधों में पाया जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपको इस सीरीज के दूसरे डे के साथ। आज हमारा डे 1 था। एक और बात, आप लोग जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। PDF चाहिए तो कमेंट कीजिए, PDF भी आप लोग को मिलेगा।